बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे। व्हाट आर द काजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वो हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की क्या वजूहात होती हैं, वो कैसे होते हैं और उनमें सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो मेजर इस लेक्चर में हम 5 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें ब्रोंकाइटिस होगा, एम्फिसेमा होगा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो बाज़ औक़ात जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो डिसरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो इन वजूहात के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। तो जब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिस्टर्ब, तो उसके बाद सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ रीजन्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट द पीपल। तो सम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो हमारे इस लेक्चर में होंगे, उसमें नंबर 1 होगा ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? तो ब्रोंकाइटिस की अगर हम डिफिनेशन करें तो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस की जो काजेज हैं, जो वजूहात हैं, उनमें वायरसेस, बैक्टीरिया, इनके पार्टिकल्स वगैरह शामिल हैं, और मुख्तलिफ टोबैको स्मोक के केमिकल्स जो ब्रोंकियल ट्यूब्स को इरिटेट करते हैं, वो भी ब्रोंकाइटिस काज करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन or infection of lining of bronchi. So this is caused by the viruses, bacteria, their particles, and the chemical irritants of the tobacco smoke that irritate the bronchial tubes. Symptoms of the bronchitis. Bronchitis reduce the amount of air that can flow and causes formation of the mucus in the airflow. ब्रोंकाइटिस की वजह से जो एयर फ्लो होता है वो कम होता है। इसमें जो म्यूकस फॉर्मेशन होती है, तो म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से जो नाली होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो दिस लीड्स टू द नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इससे जो ट्यूब है वो नैरो होती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है। तो कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, chills are important symptoms of the bronchitis. इसमें खांसी भी होगी। माइल्ड वीजिंग मीन कि छाती से हल्की आवाज भी आ सकती है, बुखार भी हो सकता है, सर्दी भी लग सकती है, और इसके अलावा जो सांस लेने में मसला होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रीथलेसनेस। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल लंग है या नॉर्मल एयरवे है, जिसमें देयर इज नो म्यूकस। तो जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसमें इन्फ्लेमेशन के बाद एक म्यूकस लेयर आ जाएगी। जब म्यूकस आएगी तो ब्रोंकाई का जो वाल, जो नाली है, जो ट्यूब है, वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो जब ये कंस्ट्रक्ट होगी तो एयर पैसेज वे में म्यूकस एक्युमुलेट जब होगा तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो मूवमेंट ऑफ एयर या इनफ्लो ऑफ द एयर इज वेरी डिफिकल्ट। तो difficulty in breathing, cough, mild wheezing, fever, and chills are important symptoms of bronchitis. Treatment of bronchitis, there are two forms of the bronchitis. One is called the acute bronchitis and second is called the chronic bronchitis. जो acute bronchitis होती है, जिसको हम short term bronchitis कहते हैं, ये resolve हो जाती है without any treatment within 2 or weeks. within 2 weeks. तो अगर कंडीशन परसिस्ट करती है, इफ कंडीशन डज नॉट इंप्रूव, द पेशेंट इज गिवन मेडिसिन, तो पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं। तो इस केस को हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड व्हेन ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। व्हेन ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, एंटीवायरल मेडिसिन आर यूज्ड। तो कफ सिरप और कफिंग also help to remove irritants from the bronchi. तो कफ सिरप और कफ भी ब्रोंकाई से इरिटेंट को रिमूव करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज एम्फिसेमा। तो एम्फिसेमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ walls of the alveoli. जब
अल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रक्ट होती हैं, तो इस कंडीशन को हम एम्फिसेमा कहते हैं. So it is a severe type of the lung disease, which is due to the extensive, in which due to extensive cough walls of the alveoli are damaged. तो ये एक severe किस्म की lung disease है. तो इसमें जो severe और extensive cough की वजह से जो walls of the alveoli हैं वो डैमेज हो जाती हैं. तो जब walls of the alveoli डैमेज होते हैं तो इस कंडीशन को हम एम्फिसेमा कहते हैं. तो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli जब होंगे तो उसमें नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. तो जब ये एम्फिसेमा होगा तो इसमें डायलेशन ऑफ द alveoli होगा, तो वॉल्स ऑफ द alveoli डैमेज होंगे, तो इस कंडीशन को हम एम्फिसेमा कहते हैं. एम्फिसेमा की जो मेजर वजूहात हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से. सिगरेट स्मोक इज मोर कॉमन कॉज ऑफ द एम्फिसेमा. तो सिगरेट का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो भी एम्फिसेमा की सबसे अहम और सबसे कॉमन वजह बनती है. सिम्टम्स ऑफ द एम्फिसेमा: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ा मसला होगा, फैटीग, थकावट महसूस होगी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, और वेट लॉस, वजन कम होने का भी चांस होता है क्योंकि प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती. एज लेवल ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स लो देन इट रिजल्ट्स इन सीरियस कॉम्प्लिकेशन. क्योंकि इसमें लेवल ऑफ ऑक्सीजन लो होता है तो इसमें सीरियस पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्यों कि ऑक्सीजन होगी तो एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी. तो प्रिवेंशन की बात करें, द इफेक्ट्स ऑफ द एम्फिसेमा आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. इसके जो ज़्यादातर इफेक्ट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. ताहम ए पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर पर्सन स्मोकिंग स्टॉप कर ले तो सून और इनफ फर्दर डैमेज माइट बी रिड्यूस. जो फर्दर डैमेज होता है उसमें कमी आ सकती है. नेक्स्ट इन्फेक्शन इज डिसऑर्डर इज द निमोनिया. So pneumonia is the infection of the lungs. So it is an infectious disease of lungs. Pneumonia is the inflammation of lungs due to infection in alveoli. तो इसकी ये definition होगी कि ये lungs का inflammation है जिसमें alveoli का infection हो जाता है. तो alveoli filled with pus in the pneumonia. निमोनिया की जो काजेज हैं वो वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजा है. सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्रीथिंग इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स. These droplets come into the air when a pneumonia person cough or sneeze. जब जो निमोनिया का पर्सन होता है, पेशेंट होता है, वो कफ या स्नीज करता है एयर में तो उससे ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो उस जब ड्रॉपलेट वाली एयर में कोई नॉर्मल पर्सन जब ब्रीथ करता है तो उससे ये ट्रांसमिट होता है निमोनिया. तो pneumonia can occur when bacteria, virus that are present in the mouth and throat enter the lungs. जब ये वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं जब लंग्स तक पहुंचते हैं तो फिर निमोनिया होता है. Severe symptoms of the pneumonia. Severe pneumonia कब होता है? A person is already attacked by another disease and have become weak. ही मे सफर फ्रॉम सिवियर निमोनिया. किसी बंदे को पहले से कोई बीमारी है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको निमोनिया का जो अटैक है वो सिवियर होता है. तो पीपल हु हैव सफर्ड रिसेंटली फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, तो वो लोग जो करीब ही दिनों में वायरल इन्फेक्शन से सफ़र हुए हों या लंग डिजीज से अफेक्ट हुए हों या हार्ट डिजीज जिनको हुई हो, तो उनको चांसेस ऑफ निमोनिया ज़्यादा होता है. तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं इन निमोनिया. तो इफ़ द इन्फेक्शन ऑफ द निमोनिया, इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स, तो इट इज़ कॉल्ड द डबल निमोनिया. डबल निमोनिया की तारीफ ये है कि जब दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो जब दोनों लंग्स अफेक्ट होंगे तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डबल निमोनिया. और ये वेरी सिवियर टाइप ऑफ द कंडीशन होती है निमोनिया की. इसमें हाई डोज यूज़ करनी होती है और जो पेशेंट है उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Symptoms of the pneumonia, general symptoms of pneumonia are the cold, sneezing, and sore throat. The patient's skin color may change and become dusky or purplish. High fever about 104 Fahrenheit, shivering, chills, or cough with sputum are the very important symptoms of the pneumonia. Normal alveoli with no pus. और जब निमोनिया का पेशेंट होगा तो जब उसमें इन्फेक्शन होगा तो alveoli fill with the pus. तो pus in the alveoli is important character of the pneumonia patient.
ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया की बात करें तो वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया दैट इज काज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरल आर यूज टू ट्रीट वायरल निमोनिया एंड एंटीफंगल आर यूज टू ट्रीट फंगल निमोनिया। Prior to discovery of antibiotics, 1/3 of pneumonia patients died from the infection. एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले एक 1/3 जो निमोनिया के पेशेंट्स थे वो इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। Number 4 disorder is the asthma. So asthma is an allergic reaction. It is a form of the allergy in which there is inflammation of the bronchi and bronchioles, which results in more mucus production and narrowing of the airways. इसमें mucus production ज़्यादा होती है और जो airways हैं वो narrow हो जाते हैं। तो inflammation of bronchi due to the allergen that is called the asthma. एस्थमा में द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज स्वेल्स हो जाती हैं और मसल्स सराउंडिंग देयर एयरवेज बिकम टाइट। तो दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच यूजुअली पासेस इन दिस एयर। जब मसल्स टाइट हो जाएंगे, एयर पैसेज वे स्वेल्स हो जाएंगी, तो जो अमाउंट ऑफ एयर यूजुअली पास होती है वो कम हो जाती है। कॉमन कॉज ऑफ एस्थमा आर द सेंसिटिव टू एलर्जेंस। जो एलर्जन होते हैं वो सबसे अहम वजह है। तो एलर्जन कोई भी चीज जो एलर्जी काज करते हैं, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलर्जेंस। इसमें पोलन्स, कोल्ड, स्मोक, केमिकल्स इन एयर एंड फूड शामिल हैं। तो एनिमल जिसमें पेट हेयर, डेंडर, डस्ट एंड मोल्ड, फंजाई भी एज एलर्जन रिएक्ट कर सकते हैं। और जब ये एलर्जन से एक्सपोज होते कोई पेशेंट तो उनसे वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो जब सेकंड टाइम वही एलर्जन आता है तो उससे फिर symptoms severe हो जाते हैं। Most common symptom of asthma are cough, wheezing. Wheezing is the whistling sound when breathe out. जब breathe out करते हैं तो एक सीटी की आवाज पैदा होती है चेस्ट में, उसको wheezing कहते हैं। Chest pain, chest tightness, shortness of breath are the important symptoms of asthma. Normal bronchus, तो जब एलर्जन रिएक्ट करेंगे तो म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है। कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस, तो इट इज अ कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस दैट इज द सिम्पटम ऑफ द एस्थमा। एस्थमा पेशेंट्स आर गिवन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। दे यूज मेडिसिन्स व्हिच कंटेन केमिकल व्हिच कैन डायलेट ब्रोंक्यूल्स। तो इनको हम ऐसे केमिकल देते हैं जो उनके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर आर यूज इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। तो इनको इनहेलर दिया जाता है जिसमें ब्रोंको डायलेटर ऐड होता है जो एंटी हिस्टामिन के तौर पर काम करता है। तो इससे एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से उनसे रिलीफ मिल जाता है। तो असल में चूंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है तो इसका मेजर जो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है। इससे बचने का ये है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे अपने आप को बचाएं। लंग कैंसर is the last respiratory disorder in this series. So lung cancer is a very serious and the fatal respiratory disorders which result from the uncontrolled cell division of the lungs. जब lungs के सेल uncontrolled divide होते हैं तो इस कंडीशन को हम lungs cancer कहते हैं। Lungs cancer is more common in men than in women. तो ये मर्दों में ज्यादा होता है as compared to women. Lung cancer is the most common cause of cancer-related death and is responsible for more than 1.5 million deaths worldwide annually. तो 1.3 million जो डेथ होती हैं that is due to the lungs cancer. लंग्स कैंसर की जो मेजर काजेज हैं उसमें स्मोकिंग है। तो सिगरेट स्मोक में 69 कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। तो चूंकि सिगरेट स्मोक का डायरेक्ट रिलेशन है लंग्स के साथ, ये डायरेक्ट लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो लंग्स कैंसर आर काज बाय द सिगरेट स्मोकिंग। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस भी लंग्स कैंसर काज करते हैं। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग्स कैंसर और टार ऑफ सिगरेट इज द मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। Symptoms, the major symptom of the lung cancer are the cough with sputum, प्लूरल चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस। क्योंकि लंग्स के सारे सेल्स जो है ना वो कैंसरस हो चुके होते हैं, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी होती है, वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं करते। तो इसमें कुछ चेस्ट पेन होता है, स्फेयर कफ होती है और ब्रेथलेसनेस मीन सांस लेने में थोड़ा मसला होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द लंग कैंसर आर गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग सर्जरी। इसमें सर्जरी भी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। If a person stops smoking, the chance to develop cancer decreases and damage to the lungs is repaired and contaminant particles are gradually removed.
तो अगर बंदा स्मोकिंग को स्टॉप कर दे तो चांसेस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज, तो कैंसर के जो मजीद डेवलप के चांसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो लंग्स रिपेयर हो जाता है, तो कंटेमिनेंट पार्टिकल्स जो हमेशा वो रिमूव हो जाते हैं। द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई एवरी ईयर, ताकि ये अवेयरनेस पैदा हो लोगों में कि जो टोबैको है उससे एडवर्स इफेक्ट्स पैदा होते हैं, उससे एबनॉर्मल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ लीड्स करता है, और ये टोबैको जो है ये लंग्स कैंसर की वजह बनता है। ये सारे हमने जो डिस्कस किए हैं ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग्स कैंसर शामिल है। अब अक्सर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन टाइप है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग मशीन, तो इस पे एक नोट लिखें। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर ये मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। तो इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी बंदे का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो ब्रीथिंग मशीन है, मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहलाती है। तो इट इज यूज्ड टू असिस्ट पेशेंट विद ब्रीथिंग। तो इट इज यूज्ड व्हेन द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। जिस तरह डायलिसिस को उस वक्त यूज करते हैं जब किडनी काम नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे जब लंग्स काम नहीं करते तो हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर या मैकेनिकल वेंटिलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रीथिंग मशीन जब मैकेनिकल वेंटिलेटर पुशेस एयर इनटू द लंग्स, तो ये एयर को लंग्स तक पहुंचाती है। पार्ट्स ऑफ मशीन और पार्ट्स ऑफ द वेंटिलेटर जो है उसमें एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या काम करता है कि ये एडजस्ट करता है रेट एंड साइज ऑफ ईच ब्रीथ। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर कंट्रोलर इंक्लूड एडजस्ट द रेट एंड साइज ऑफ द ईच ब्रीथ। साइज और रेट ऑफ ईच ब्रीथ को कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि कितनी एयर अंदर जानी है, कितनी एयर बाहर आनी है, कितनी ऑक्सीजन एडजस्ट करनी है, कितना पीएच और टेम्परेचर, सब चीजें ये कंट्रोलर एडजस्ट करता है। ह्यूमिडिफायर एक इसका पार्ट होता है, तो ह्यूमिडिफायर इज यूज्ड टू वार्म एंड मॉइस्टन द एयर गोइंग इनटू द लंग्स। ये हवा को मॉइस्ट और नमदार करता है। स्पेशल ट्यूबिंग सिस्टम होता है, तो स्पेशल ट्यूबिंग फॉर द एयर टू पास थ्रू एंड टू ट्रैप अनयूज मॉइस्चर फ्रॉम द ट्यूबिंग। तो हवा को पास करने के लिए और जो अनयूज मॉइस्चर होती है उसको ट्रैप करने के लिए स्पेशल ट्यूबिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। Importance of the artificial ventilator: the breathing machine ensures that adequate oxygen gets into the blood stream and carbon dioxide is exhaled. आर्टिफिशियल वेंटिलेटर ये इंश्योर करती है, उसका ये असल मकसद होता है कि मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन ब्लड में गई है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी थी वो एक्सहेल हुई है। तो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का असल मकसद होता है कि ऑक्सीजन की मिकदार को पूरा करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। एक अनदर ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि इट इज डेंजरस टू ब्रीथ इन एग्जॉस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जॉस्ट में ब्रीथ लेना, सांस लेना डेंजर से खतरनाक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को प्रूव करें। तो इसका आंसर ये है कि डेंजर ऑफ ब्रीथिंग इन एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, there is a very irritating condition when we are present in the middle of the heavy traffic due to suffocation। तो जब हम ट्रैफिक के दरमियान में खड़े हों, ट्रैफिक स्टॉप पे ट्रैफिक जैम है, तो जब उसके दरमियान में खड़े हों तो उस वक्त हमें एक इरिटेटिंग कंडीशन होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, क्योंकि हमारा दम घुट रहा होता है, उसमें धुआं होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो एग्जॉस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स आर अटैकिंग अवर नोज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जितने भी एग्जॉस्ट हैं फॉसिल फ्यूल्स के, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और नोज को अटैक करते हैं। फॉसिल फ्यूल कंटेन अ लॉट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। तो फॉसिल फ्यूल में बहुत नुकसानदेह किस्म के कंपाउंड होते हैं विच आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंटेन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड सूट, तो ये सारे हार्मफुल हैं। Breathing in such exhaust of fossil fuel increase the risk of lungs cancer and the asthma। तो इन केमिकल्स की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और सूट, इनकी मौजूदगी में सांस लेना ये जो लंग्स कैंसर के रिस्क को भी इंक्रीज करता है और एस्थमा को भी इंक्रीज करता है। इससे अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी इंक्रीज होती हैं। तो
हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि फ्रेश एयर में सांस लें और फॉसिल फ्यूल्स में, एग्जॉस्ट में और ट्रैफिक जैम से अपने आप को बचाएं ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्थी रहे, आपकी बॉडी हेल्थी रहे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्थी है तो बॉडी हेल्थी है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया और 2 एसएलओ क्वेश्चंस, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर और फॉसिल फ्यूल्स का जो एग्जॉस्ट है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पर बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे और साथ इंपॉर्टेंट जो एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट से होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone.